बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अरमला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, वीकेंड आपका अच्छा गुजरा होगा। लेकिन अगर आप लाहौर में रहते हैं और अगर आप घर से बाहर निकलें तो आपकी सर में इतना दर्द होगा, आपकी आंखों में जलन होगी और स्मॉग की सूरत हाल जी खासी तशवीशनाक है एंड इट्स वेरी अलार्मिंग। जिसके पेश नज़र जी जो जहरीली फ़ज़ा है इसको अवॉइड करने के लिए जो स्कूल्स हैं प्राइमरी तक वो हफ्ते के लिए बंद कर दिए गए। एक वीक बंद रहेंगे स्कूल्स जी। और ये बड़ी सूरत हाल कुछ तशवीशनाक भी है। मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने छुट्टी के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि तमाम निजी और सरकारी जो स्कूल्स हैं पहली से 5वीं जमात तक वो बंद रहेंगे पूरा हफ्ता, क्योंकि इस पूरा हफ्ता स्मॉग के हवाले से प्रेडिक्शन दी गई है जी कि बहुत ज़्यादा रहेगी और ये सूरत हाल कुछ अच्छी नहीं है। 20,000 से ज़ायद जो अफराद हैं वह हॉस्पिटल्स पहुँचे हैं, इस स्मॉग की वजह से अफेक्ट हुआ है। और अगर आप ख़ुद भी घर से बाहर निकल रहे हैं बग़ैर मास्क के या ऐसे ही तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपका सांस लेना तो मुश्किल है ही है, आपके गले में, आंखों में एक अजीब सी जलन और ख़राश सी आपको महसूस हो रही है। सो अवॉइड किया जाए जी। स्कूल तो बंद रहेंगे और मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने यह भी कहा है कि आइंदा जो सूरत हाल है उसको देखकर मज़ीद फ़ैसले भी किए जाएंगे। भारत से जो जहरीली हवाएं हैं वो फ़िज़ा उसको मुज़र कर रही हैं और मुज़र सेहत फ़िज़ा है जिसमें हम सब कहीं ना कहीं सांस ले रहे हैं। कल जी एक फ़ोटोग्राफ़र है आर्ट बाय वासफ के नाम से, उन्होंने कल अपने इंस्टाग्राम के ऊपर एक ड्रोन फुटेज लाहौर की जारी की है जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। ये जो फुटेज है इट्स वेरी अलार्मिंग कि लाहौर शहर किस कदर धुंधला नज़र आ रहा है आपको इस तमाम तर ड्रोन फुटेज के अंदर। और ये आप मनाज़िर जो देख रहे हैं कि आप फ़ज़ा के अंदर जो एक कह लें आलूदगी का एलिमेंट या जो भी है इसकी आप इंटेंसिटी को चेक करें कि ये कोई ड्रोन शॉट्स का मतलब ये है कि थोड़ा आपका एंगल जो होता है वह वाइड होता है, ब्रॉड होता है और आपकी फ़िज़ा के अंदर किस कदर डस्ट पार्टिकल्स और ये जहरीली गैसेस जो हैं वो और जो कह लें कीमियाई रिएक्शंस जो हो रहे हैं ये कितने वर्स्ट आपकी सेहत पर असरअंदाज हो रहे हैं ये हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। सो अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो प्लीज़ मास्क का इस्तेमाल करें, बहुत ज़रूरी है। हमने सोचा कि सुबह सुबह स्मॉग के हवाले से बात की जाए। नताशा रहमान हमारी नुमाइंदा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच नताशा, आई होप यू आर डूइंग वेल और आप इस स्मॉग से आपकी बचत है। दो कि आपने मास्क पहना है, आई एम वेरी ग्लैड अबाउट इट और ये बड़ा ज़रूरी है आप जो लोग फील्ड में रिपोर्ट कर रहे हैं। क्या सूरत हाल है जी? स्कूल्स तो बंद किए गए हैं, आज लाहौर में स्मॉग की ओवरऑल सिचुएशन के हवाले से हमें बताएं। अरमला देखिए, आपने कहा कि आप बिल्कुल ठीक होंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मास्क लगाने के बावजूद भी ये जो स्मोक है ये आपके सांस के ज़रिए फेफड़ों के अंदर जा रही है जिसकी वजह से सांस की बीमारियां लग रही हैं। तो लिहाजा ये जितनी ज़्यादा फ़िज़ाई आलूदगी हो गई है इस सूरत हाल में एक मास्क तो बिल्कुल भी मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं रहेगा। ये तो सिर्फ एक सेफ्टी के लिए हमने अपना पहना हुआ है कि चलो एटलीस्ट थोड़ी बहुत सेफ्टी होती है। लेकिन जिन लोगों ने बाइक्स पे सफ़र करना है, ऑटो रिक्शा में या फिर लोकल सफ़र करना है तो उनके लिए यही है कि आप सनग्लासेस का इस्तेमाल करें, साथ साथ मास्क, डबल मास्क अगर ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि लाहौर की जो फ़िज़ाई आलूदगी है वो मुसलसल बढ़ती जा रही है और हुकूमती जो दावे हैं वो सिर्फ दावों की हद तक रह गए हैं। फ़िज़ाई आलूदगी कम करने में हमें कोई भी जो इक़दाम हैं वो तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन ऑल्दो वो ना होने के बराबर है मेरे ख्याल से। और मेरे आप सबके ख्याल से भी ऐसा होना चाहिए था कि जब स्मॉग का मौसम आने वाला है तो उससे पहले ही तमाम तो इंतज़ाम थे वो किए जाने चाहिए था। अब चूँकि हुकूमत की जानिब से जो मलबा है वो इंडिया पे डाला जा रहा है कि इंडिया की तरफ से फ़िज़ाई आलूदगी आ रही है और वहाँ पर फसलों की कटाई हो रही है। हालांकि देखा जाए तो शहर लाहौर फ़िज़ाई आलूदगी के फहरिस्त में पिछले तकरीबन एक हफ्ते से भी ज़ायद हो गया है कि फ़िज़ाई आलूदगी के लिस्ट में पहले नंबर पर आ रहा है और इंडिया का जो शहर है वो दूसरे या तीसरे नंबर पर आ रहा है। देखा जाए कि ऑल्दो लाहौर की और जो इंडिया के शहर दिल्ली की अगर हम आबादी की बात करें तो तकरीबन बराबर है, बल्कि इंडिया की आबादी ज़्यादा होगी और वहाँ पर जो ट्रैफिक सिचुएशन है वो भी ज़्यादा है। लेकिन फिर भी हुकूमत की जानिब से खातर खा जो इंतज़ामात हैं वो हमें बिल्कुल ना होने के बराबर दिखाई दे रहे हैं। ग्रीन लॉकडाउन भी लगाया गया, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ।
गुज़श्ता रोज़ भी शहर लाहौर में जो फ़िज़ाई आलूदगी थी वो तकरीबन 1150 से ऊपर क्रॉस कर गई थी। अगर हम शहर के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें तो वहाँ पर 2000 से भी ज़ायद हो गई थी। और आज जो शहर लाहौर की फ़िज़ाई आलूदगी है वो तकरीबन 550 से ज़्यादा सुबह के वक्त रिकॉर्ड की गई, अभी 450 के करीब है। इसके साथ साथ अगर हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों की बात करें तो मुल्तान, पेशावर और दीगर इलाकों में भी फ़िज़ाई आलूदगी की यही सिचुएशन हमें दिखाई दे रही है। और तिबी माहिरीन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जब आप घरों से बाहर निकलें तो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, क्योंकि सांस की बीमारियां बहुत ज़्यादा फैल रही हैं, आंखों में जलन हो रही है, फेफड़ों की बीमारियां हो रही हैं। तो हमारी जो सीनियर वज़ीर हैं मरियम औरंगज़ेब साहिबा, उनकी जानिब से प्रेस टॉक कर दी जाती है। दीगर जो हमारे वुज़रा हैं यहाँ CM पंजाब हैं उनकी जानिब से भी प्रेस टॉक्स कर दी जाती हैं और कहा जाता है कि स्मोक की सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर यही स्मोक की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए पहले से इक़दाम किए जाते, पहले से प्लान बनाए जाते, क्योंकि स्मोक हर साल ही आती है, चाहे वो किसी की गवर्नमेंट भी हो, तो गवर्नमेंट को चाहिए, चाहे वो नून लीग की है, PTI की है, ऑल दो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट है, तो उनको चाहिए कि ना सिर्फ स्मोक आने से पहले इकदाम किए जाएं बल्कि कार्रवाइयां भी स्मोक के होने चाहिए, कार्रवाई। थैंक यू वेरी मच नताशा, बहुत शुक्रिया आपका कि आप स्मोक के हवाले से हमें बता रही थी। स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं, ग्रीन लॉकडाउन अपनी जगह बरकरार है, लेकिन अभी स्मोक की सूरत हाल जो है वो कंट्रोल में नहीं है बज़ाहिर तौर पर, क्यों जो हॉस्पिटल्स में रिपोर्ट हो रहे हैं केसेस, लोगों को जो बीमारियाँ या जो मसाइल हो रहे हैं स्मोक से। इवन हम भी आज सुबह यही बात कर रहे थे कि जब आप गाड़ी से निकल के यहाँ या अपने ऑफिस में इर्द गिर्द भी फिर रहे हैं जहाँ खुले इलाके हैं, स्मोक ज़्यादा है, वहाँ पे आपको इचिंग बहुत ज़्यादा है आंखों के अंदर, और वैसे भी आपको सांस लेने में भी दुश्वारी हो रही है और आपको फील हो रहा है कि आपके अंदर कुछ चेंजेस हो रहे हैं इस स्मोक की वजह से। सो इट्स वेरी अलार्मिंग। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। अगर आप घरों से निकल रहे हैं तो प्लीज़ मास्क का इस्तेमाल करें, जो मर्द हजरात या जो भी लोग बाइक्स पे सफ़र कर रहे हैं ग्लासेस और मास्क दोनों का इस्तेमाल करें। हेलमेट भी फॉर श्योर सेव करता है आपको बहुत सारी चीज़ों से, लेकिन ये आप अपने तौर पे एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। ये विजुअल्स बड़े ख़तरनाक हैं जो मेरी टीम बार बार चला रही है। जी लाहौर को हमें ऐसा देखने की आदत नहीं है, हमें हमेशा ग्रीन ब्राइट और बड़ा लाइवली सा लाहौर नज़र आता है, लेकिन ये स्मॉग ने कहीं ना कहीं इसको थोड़ा मद्धम कर दिया है। लेकिन आई होप कि हम इसे ओवरकम करेंगे। जी हुकूमत कोशिश करे, आप अपने तौर पे कोशिश करें, और जो ग्रीन लॉकडाउन के पेश नज़र हिफाजती इकदाम करने को कहा गया है, दो के कल हमारी वज़ीर जो हैं इस हवाले से कंप्लेन कर रही थी कि लोग अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं। ये जो बारबेक्यूज़ हैं, कूड़ा जलाना है, ये जो सारे मामलात हैं, ये आपकी अपने तौर पे इस फ़िज़ाई आलूदगी में स्मॉग में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो गिरफ्तारियां, जुर्माने सब हो रहे हैं, लेकिन आप ख़ुद भी ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। और हम रोज़ सुबह बात करें जी लाहौर का बुरा हाल है, तो बुरा हाल में ठीक है इंडिया से आ रहा है, मसला है अपनी जगह मौजूद, लेकिन अगर हम कंट्रीब्यूट ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी बड़े जो कह लें क्रूशल सूरत हाल के अंदर इस वक्त हैं। नताशा इस हवाले से बता रही थी। जी आगे बढ़ते हैं। आपको पता है मुल्क की सियासत भी बड़ी ड्रामाई किस्म की है, और वीकेंड पे अगर आप कुछ थ्रिल या एक्साइटमेंट मिस कर देते हैं तो हम आपको मंडे को बता देते हैं। ये थ्रिल और एक्साइटमेंट आई होप कि फॉर गुड होती, लेकिन ये गुड नहीं होती है। सियासी पस मंज़र में जी होने वाले जो वाक़यात हैं उनका ड्रॉप सीन जो है कुछ इस अंदाज में सामने आता है जिस पर आवाम किसी सूरत भी यकीन करने को तैयार नहीं होती। 8 अक्टूबर को जी इस्लामाबाद से लापता होने वाले इमरान खान के जो वकील हैं और जो फोकल पर्सन है इंतज़ार हुसैन साहब की बाजियाबी को भी PTI की जानिब से ड्रामा करार दे दिया गया है। और PTI के जो सेक्रेटरी जनरल हैं सलमान अकरम राजा साहब, उन्होंने कल एक वीडियो बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि इंतज़ार हुसैन की बाजियाबी झूठ पर मबनी है, कहानी ये सारी झूठी है, हमें पता है असल अगवाकार कौन है। पंजाब पुलिस के मुताबिक जी GT रोड पर इस्लामाबाद से खैबर पख्तूनख्वा जाने वाली गाड़ी को रोकने का इशारा किया गया। मशकूक गाड़ी के ना रुकने पे नाकाबंदी की गई। नाकाबंदी के दौरान अगवाकार गाड़ी और मुगवी यानी इंतज़ार हुसैन साहब को छोड़कर फरार हो गए। यहाँ अहम बात यह है कि पहले तो हुकूमत की जानिब से जी इंतज़ार हुसैन साहब के लापता होने से लाइल्मी का इजहार किया जा रहा था, मगर 29 अक्टूबर को अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 2 दिन का टाइम मांगा और फिर 1 नवंबर को मजीद 24 घंटे का वक्त मांगा। और फिर यहाँ पर सारी ड्रामे के अंदर या सारी कहानी के अंदर एक ट्विस्ट यहाँ पे ये पैदा होता है कि अटॉर्नी जनरल जो है मंसूर अवान साहब ने जब अदालत में यकीन दहानी करवाई थी कि 24 घंटे में इंतज़ार हुसैन साहब जो है वो बाजियाब हो जाएंगे, तो उन्हें पता था कि वो कहाँ है। दूसरी जानिब PTI के हवाले से जो डील की बातें हो रही थी वो भी दम तोड़ती हमें नज़र आ रही है, क्योंकि
तहरीक इंसाफ एक बार फिर सड़कों पर आने के लिए तैयार है। इस हवाले से इशारे भी दिए जा चुके हैं काफ़ी, और दावा भी किया जा रहा है कि इस बार एहतजाज फैसला कुन होगा। और मुल्की सियासत की ये जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है और ये जो ट्विस्ट इन टर्न्स हैं और ये जो कहानियाँ हैं, पहले हमने अली अमीन गंडापुर साहब की जो कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस जाने की एक पूरी कहानी सुनी थी, उसके बाद अभी एक नया एक मामला आया है। इस पर हम ज़रा कमेंट ले लेते हैं। माजिद निज़ामी साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू वेरी मच माजिद साहब, बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। इस सियासी ड्रामे या सियासी ट्विस्ट एंड टर्न्स पे जाने से पहले मैं ज़रा स्मॉग से आपसे पहला सवाल करूँगी। क्या सूरत हाल है जी, आप बचे हुए हैं स्मॉग से? जी बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है लाहौर में कोई भी फर्द स्मोक से नहीं बचा हुआ और हमें एहतियात करनी चाहिए, खुसूसन मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए और इसके साथ साथ ऐसी तमाम चीज़ें जो एक शहरी के तौर पे हम कर सकते हैं उन्हें बिल्कुल ज़रूर करना चाहिए। लेकिन बुनियादी जो फ़र्ज़ है वो तो हुकूमत का ही है कि जिसके अंदर जो स्मोक का सबब बनने वाले बड़े असबाब हैं उनको रोका जाए, जिस तरह कारखाने हैं, फसलें हैं, मतलब इनका जो कंट्रीब्यूशन परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि उनको भी काम करना चाहिए और शहरी के तौर पे हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमें उसको भी अदा करना चाहिए। डेफिनेटली वही बात है कि अपने तौर पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अदा करना चाहिए। अच्छा जी, ये जो एक नया ड्रॉप सीन आया है जिससे सलमान अकरम राजा साहब ने अपने वीडियो पैगाम में कहा है कि सारा ड्रामा किया गया है। मैंने अपने इंट्रो में कुछ बातें की हैं, जाहिर है आप इस पर बेहतर तौर पे अपना तज्जिया दे सकते हैं। माजिद, क्या लगा आपको, क्या सलमान अकरम राजा साहब जो कह रहे हैं वो ठीक है? जी, इस वक्त पाकिस्तान की सियासी माहौल की बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल मौजूद नहीं है और इदारों के ऊपर से, हुकूमत के ऊपर से शहरियों का एतबार उठ चुका है। और इसी वजह से जब हम इस तरह के वाकयात को देखते हैं तो फिर पता चलता है कि वाकई कहीं ना कहीं अगर मगर की सूरत हाल है जिसको जस्टिफाई किया जाता है और अकाउंटेबिलिटी का जो मामला है वो मौजूद नहीं है। एक ऐसा शख्स जो एक बड़े सियासी रहनुमा का वकील है वो गायब रहता है, किसी को मालूम नहीं वो कहाँ पे है, फिर अदालत का दरवाजा खटखटाया जाता है और फिर तारीखें हुकूमत की जानिब से जी जाती हैं और उन तारीखों के आसपास ही वो शख्स सामने भी आ जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये हमारे सिस्टम की उस खामी को जाहिर करता है कि जिसके अंदर अकाउंटेबिलिटी और शफाफियत मौजूद नहीं है। अगर हम इसको पीटीआई या इमरान खान के वकील से थोड़ा सा एक लार्जर स्केल पे देखें तो ये तो एक ऐसा केस है कि जिसके अंदर चूंकि एक बड़ी सियासी जमात इन्वॉल्व है तो हमें उसके हवाले से खबरें भी मिल गई, उसके हवाले से तज्जिया भी मिल गया। लेकिन कई ऐसे केसेस हैं कि जो रिपोर्ट कम होते हैं या उनके ऊपर तवज्जो नहीं दी जाती। मैं समझता हूँ कि रियासती इदारों को इस हवाले से काम करने की ज़रूरत है, उन्हें इस हवाले से शफाफियत और गैर जानिबदारी को यकीनी बनाने की ज़रूरत है। वरना ये जिस हद तक इल्ज़ामात जिस संगीनी से सामने आ रहे हैं तो उससे रियासत की इज्जत में कमी हो रही है, उसके अलावा कुछ नहीं होना। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है माजिद, कहीं ना कहीं कि हमें ये जो ट्रांसपेरेंसी वाला अमल है कि अगर हम हर इदारे के अंदर इस तरह की कंट्रोवर्सी देखेंगे तो फिर सियासतदान तो दूर की बात है, आम आवाम किन लोगों पे एतमाद करेगी या अपने केसेस की जहाँ हम बात कर रहे हैं या मुख्तलिफ चीज़ों की हम बात करें, जाहिर है इन इदारों के ऊपर ही आवाम रिलाई करती है। अगर इदारों का एतमाद ही नहीं रहेगा तो फिर कैसे चलेगा मामला। अच्छा, ये जो इस सारे सीन के अंदर जाहिर है तरीका आपने खुद अभी मेंशन किया माजिद कि एक बड़ी सियासी जमात चूँकि इन्वॉल्व है तो इस हवाले से बहुत सारी बातें भी हो रही हैं। मैं जो अटॉर्नी जनरल की बात भी करी थी मंसूर अवान साहब की, जिस तरह से अदालत के अंदर सारे केस को प्रेजेंट किया गया और फिर टाइम मांगा गया, फिर 24 घंटे का मजीद वक्त मांगा गया, इस पे भी बहुत सारे शकूक व शुबहात जन्म ले रहे हैं। ज़ाहिर चीज़ें कॉम्प्लिकेट की जा रही हैं या हो गई हैं, इनको बेहतर तौर पे टैकल किया जाना या इस चीज़ को ट्रांसपेरेंसी तो साइड पे, लेकिन जब हम मुख्तलिफ बयानात या चीज़ों को देखते हैं तो उसमें भी हमें कहीं ना कहीं कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ें नज़र आ रही हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है और हमने ये देखा कि जिन दिनों में वो गायब थे उन दिनों में कुछ सरकारी सहाफ़ी भी ये दावा किया करते थे कि वो बिल्कुल खैरियत से हैं। तो सवाल तो ये भी होना चाहिए कि उनको कहां से वो इंफॉर्मेशन फीड हो रही थी। अगर वो वाकई
अगवाकारों की हिरासत में थे, तो फिर ये खबरें कहाँ से बाहर आ रही थी। तो मुझे लगता है कि ये एक पैटर्न है कि जिसमें हम देखते हैं कि कभी कोई शख्स वापस आता है तो वो कहता है कि मैं दोस्तों के पास गया हुआ था, कोई कहता है कि महकमा ज़राअत वाले आए थे, और बिल्कुल इसी तरह कोई कहता है कि मैं शुमाली इलाका जात की सैर करने चला गया था। तो ये कोई बतौर खैबर पख्तूनख्वा मुआशरा, हाउस में बतौर भी होता सिस्टम है पाकिस्तान माजिद। की बदकिस्मती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी जब हम टाइमलाइन देखते हैं तो उसमें ये सारे डॉट्स हमें नजर आते हैं। तो ये बतौर सोसाइटी और बतौर मुआशरा मेरा ख्याल है कि हमारी एक नाकामी है और बदकिस्मती है कि यहाँ पर मुकदमात के हवाले से अगर किसी शख्स का कोई कसूर है, उसका कोई जुर्म है, तो उसे अदालत में पेश नहीं किया जाता, बल्कि एक सेपरेट सिस्टम के तौर पे एक पैरेलल नेटवर्क चलाया जाता है कि जो उसकी सजा और जजा का फैसला करता है। तो यहीं से हमें पता चलता है कि अदालत उसका जो दायरा कार है, उसकी जो कई जगहों पे बेबसी भी सामने आती है। तो फिर वो जब इन सारी चीजों को मिला के देखते तो पता ये चलता है कि पॉलिटिकल पार्टीज की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उन्होंने ऐसे तमाम अफराद की अकाउंटेबिलिटी करनी थी कि जो रियासत से, कानून से बढ़ के कोई फैसले करते हैं, तो उन्होंने नहीं की। और अभी भी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी 4-5 साल अपोजिशन में रहे, उन्होंने ये सारा कुछ सहा, लेकिन जैसे ही वो गवर्नमेंट में आए हैं तो हमें कोई ऐसी तब्दीली नजर नहीं आती कि जिससे हमें ये पता चले कि उन्होंने अपोजिशन के अंदर रह के कुछ सीखा हो। तो यही मेरा ख्याल है कि सियासी जमातों का अलमिया है कि जिन्होंने दूसरों को अकाउंटेबल करना है, वो इन चीजों से सबक नहीं सीखते, और जब वो गवर्नमेंट में होते हैं तो वो फिर अपने असूलों को भूल जाते हैं। यानी वो एक साइकिल है जो चले जा रहा है, जो पहले वो करते थे अब ये करते हैं, ये करते थे तो अब वो करते हैं, यही सिस्टम चल रहा है। अच्छा माजिद, अब जो तहरीक इंसाफ की सियासत है, वो हम एहतजाज के हवाले से बात करें, अली अमीन गंडापुर साहब भी पहले कह चुके हैं, जो कि तहरीक इंसाफ में सबसे ज़्यादा एक्टिव वही नज़र आते हैं बयानात को लेकर इस तरह के, तो मैं ज़ाहिर उन्हीं को कोट कर रही हूँ। ये जो दावा किया जा रहा है जी कि इस बार तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज है वो फैसला कुन होगा, ये जो फैसला कुन की टर्म है, क्या समझते हैं जी तहरीक इंसाफ क्या स्ट्रैटेजी अपनाएगी इस फैसला कुन टर्म को जस्टिफाई करेगी? जो देखिए, अभी तक की जो अली अमीन गंडापुर के बयानात हैं, उनको जब हम तहरीक इंसाफ की एक प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स से मिलाएं तो उसमें खासा फर्क नजर आता है। और इसीलिए जब हम ये सारा कुछ नोट करते हैं तो पता ये चलता है कि जो सियासी बयानात हैं उनका लेवल बहुत बड़ा है, लेकिन प्रैक्टिकली जब चीज की जाती है तो वो कुछ नहीं होती। तो इसलिए मुझे लगता है कि तहरीक इंसाफ का इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि वो अपना इम्प्रेशन नहीं बना पा रहे कि वो कोई बड़ी एहतजाजी तहरीक या कोई मुनज़्ज़म जुलूस जलसे करने जा रहे हैं जिससे हुकूमत के ऊपर दबाव हो। पिछले 3-4 महीनों में उनकी जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटी थी वो इस काबिल नहीं थी कि उसे कोई बहुत बड़ा शो करार दिया जा सके या हुकूमत पर दबाव के लिए कोई अहम स्ट्रेटेजी उसको बनाई जो करार दिया जा सके। तो इसलिए तहरीक इंसाफ को इस चीज के ऊपर मेरा ख्याल है नजरसानी करने की जरूरत है कि उनके दावे तो बहुत बुलंदोबांग होते हैं, लेकिन जब उनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने का मौका आता है तो उसमें बहुत ज्यादा खामियां होती हैं, जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ अपने मकासद में कामयाब नहीं हो रही। इसलिए तहरीक इंसाफ अगर ये चाहती है कि वो इन चीजों को थोड़ा सा फ्रूटफुल साइड पे लेके जाए कि उन्हें इसका कोई फायदा हो और उनके जो बानी चेयरमैन है उनकी रिहाई के लिए कुछ ना कुछ मसाइल हल हो, तो बजाय इस तरह के बुलंदोबांग दावे और सियासी बयानात के उन्हें कोई बेहतर स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए ताकि उनकी मुश्किलात कम। ठीक है। अच्छा, इन द एंड माजिद, मेरा आखिरी सवाल अमरीकी सदारती इंतखाब के हवाले से है। इसको तहरीक इंसाफ या यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है जी कि अगर ट्रंप आते हैं तो पाकिस्तान की सियासत के अंदर और ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी आसानियाँ हो जाएंगी। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं या ये आइडिया है इनको या इनको बताया गया है? देखिए, मैं तो इस पूरी कहानी पर कोई इतना यकीन नहीं रखता क्योंकि इसके अंदर कई इफ्स एंड बट्स मौजूद हैं और ना तो ट्रंप की इमरान खान साहब से कोई इतनी दोस्ती है और ना ही पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात इस कदर मिसाली हैं कि पाकिस्तान से कोई मुतालबा किया जाए अमेरिका की जानिब से। तो इसलिए ये खुशनुमा थ्योरी तो मुझे जरूर लगती है और ये बिल्कुल देखना होगा कि अमेरिकन इलेक्शंस के बाद जो रिजल्ट आता है उसके अंदर क्या पाकिस्तान अमेरिका की प्रायोरिटीज में होगा या नहीं होगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अगर तो वो प्रायोरिटीज में नहीं होगा तो फिर इस तरह के सवालात के जवाबात मिलना मुश्किल हैं और अगर इस हवाले से उनको कोई ऐसा बयान आता है
जिससे ये पता चलता है कि हाँ वो पाकिस्तान के इंटरनल पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड हैं, तो फिर हम ये तवक्को कर सकते हैं। लेकिन ये कहना कि उधर ट्रंप जीतेंगे और इधर इमरान खान रिहा हो जाएंगे, ये वैसा ही बयान है जैसे मुराद सईद साहब दिया करते थे कि इधर इमरान खान साहब हलफ उठाएंगे, उधर से $100 जो है, 100 अरब डॉलर वो बैरून मुल्क से पाकिस्तान आ जाएगा और दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी। तो मुझे ये इस तरह के बयानात की एक कड़ी लगती है। ठीक हो गया, ये जो आपने खुशनुमा थेरी वाला लफ्ज़ इस्तेमाल किया, अब से ये मेरी डिक्शनरी में भी ऐड हो गया कि ये वाकई खुशनुमा एक थेरी है जिस पे ये सब बिलीव कर रहे हैं। एंड आई होप कि अगर तहरीक इंसाफ ये मैनिफेस्ट कर रही है तो शायद उनकी मैनिफेस्टेशन में इतनी चीज़ें हो जाएं, लेकिन बज़ाहिर तौर पर हालात वाक़ई यू आर सो राइट कि इतने नहीं है। थैंक यू वेरी मच माजिद निज़ामी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार माजिद निज़ामी हमारे साथ मौजूद थे जी, मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर अपना तज्ज़िया दे रहे थे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आए हैं, क्रिकेट की बात करेंगे। आई होप कि आज हम अच्छी बात करें, आई रियली होप। अच्छा जी, इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज़ में शिकस्त देने के बाद जो है आज पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जो 3 वनडे मैचेस की इंटरनेशनल सीरीज़ है उसके पहले मैच में मद्दे मुकाबिल है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया था। पाकिस्तान का स्कोर इस वक्त जी 47 पे 2 आउट है, ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है और पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप पे दबाव होगा जो कि एक चैलेंज है इटसेल्फ। आपको पता है पहले वनडे के लिए पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 है इसमें अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, कामरान गुलाम, सलमान अली आगा, मोहम्मद इरफान खान, शाहीन जाफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ और मोहम्मद हुसनैन शामिल है टीम सिलेक्शन पर जी। और इसके साथ साथ पीसीबी में होने वाली जो तब्दीलियां हैं इसके बारे में भी खबरें हैं कि अब ब्यूरोक्रेट्स को पीसीबी में कुछ ओहदे मिलने जा रहे हैं और ये तो हम खैर बाद में बात करेंगे। लेकिन इस वक्त जो ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का मैच जारी है, वनडे सीरीज़ का पहला मैच है, इस पे हम तज्जिया ले लेते हैं। नुमान चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच नुमान, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जनाब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद करते हैं आप भी खैरियत से होंगे। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और आपने मैच की ओवरऑल बात की है तो इट्स गुड टू सी कि पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो फाइनली थोड़ा बेहतर रिस्पॉन्ड कर रही है। खास तौर पे जिस तरह बाबर खेल रहे हैं, पाकिस्तान फैंस हमेशा से ये चाहते थे कि बाबर अपनी फॉर्म में वापस आए, अपने निक में वापस आए। अगरचे पाकिस्तान हैज लॉस्ट 2 विकेट्स बट द बेस्ट थिंग इज कि बाबर अच्छे रिदम में दिखाई दे रहे हैं, अच्छे कॉन्फिडेंस में दिखाई दे रहे हैं। सो फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टू प्रोग्रेस सब यही चाहेंगे कि बाबर रन्स करें पाकिस्तान के लिए। एब्सोल्युटली, हम यही चाहते हैं कि बाबर रन्स करें, हमारे जो प्लेयर्स हैं वो फॉर्म में वापस आएँ। चूँकि अब हमने टेस्ट सीरीज़ में बड़ा अच्छा कर लिया है, एक अच्छी बार सेट की है विद आफ्टर सो लॉन्ग इनफैक्ट कि हमने टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया है, वो भी इंग्लैंड के अगेंस्ट। ये जो ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस हैं नुमान, मैं इस पे आपसे बात करना चाहूँगी। जाहिर है जो अभी पाकिस्तानी टीम ज़ाहिर स्ट्रगल करती है, हमने देखा है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जब भी हमने खेला है। व्हाट यू थिंक कि अभी इस मौजूदा सूरत हाल में जो लाइनअप है, हमारा जो बैटिंग लाइनअप है और ओवरऑल जो कंडीशंस हैं वो कितनी फेवरेबल होंगी? देखिए ऑस्ट्रेलिया ने हमेशा ट्रबल किया है, नॉट जस्ट पाकिस्तान बट ऑल द विजिटिंग टीम्स अपार्ट फ्रॉम ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका एंड इंग्लैंड। इन तमाम टीम्स को ट्रबल किया है ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस ने, क्योंकि हर ग्राउंड, हर वेन्यू, हर पिच अलग चैलेंज ऑफर करती है। पर्थ में ज्यादा बाउंस मिलता है, मेलबर्न में ज्यादा जो है वो जूसी पेस वाला विकेट होता है, वहां पर खेलना इतना आसान नहीं होता। तो हमारी टीम ने हमेशा ऑस्ट्रेलिया में स्ट्रगल किया है ऑब्वियसली बिकॉज 180 डिग्री अलग कंडीशंस होती हैं ऑस्ट्रेलिया में, चाहे वेदर हो। पाकिस्तान में सर्दियां स्टार्ट हो गई, ऑस्ट्रेलिया में समर सीजन है। फिर पाकिस्तान की विकेट ऑस्ट्रेलिया की विकेट्स में बहुत ज्यादा फर्क है, वहाँ ड्रॉप इन पिचेस इस्तेमाल होती हैं, ग्राउंड जो है वो डिफरेंट स्पोर्ट्स के लिए इस्तेमाल होता है। तो ऑब्वियसली चैलेंज तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा है। बट आपने प्लेइंग 11 और बैटिंग लाइनअप की बात की है तो आई गेस द पॉजिटिव साइन इज अब की बार के पहले वनडे के लिए पाकिस्तान हैज गॉन विद एन एक्सटेंडेड बैटिंग लाइनअप। अगर आप पाकिस्तान की ओवरऑल बैटिंग देखें तो इसमें ऊपर से 7 जो है वो प्रॉपर पाकिस्तान ने बैटर खिलाए हैं। साइम, अब्दुल्ला, बाबर, रिजवान, सलमान अली आगा, कामरान गुलाम और इरफान नियाजी। तो ये 7 बैटर पाकिस्तान ने खिलाए हैं, नोइंग द फैक्ट कि ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान की बैटिंग स्ट्रगल करती है। और बॉलिंग अगर आप ओवरऑल देखें तो हम 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जा रहे हैं, कोई रेगुलर स्पिनर हमारे पास नहीं है। तो प्लान यही दिखाई दे रहा है
कि वो ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस जहां बैटिंग थोड़ी मुश्किल है वहां बैटिंग अपनी एक्सटेंड की जाए और हर बैटर को एक लंबा रन, एक लॉन्ग रन मिले और लगभग अराउंड, चूंकि पहले बैटिंग कर रहे हैं तो समवेयर अराउंड 270 might just seem to be an ideal total मेलबर्न की स्टोरी। अच्छा, 270 आपको लगता है कि आइडियल स्कोर होगा। अच्छा, अब जाहिर है आपने खुद मेंशन किया कि ऑस्ट्रेलिया का जो कंडीशंस हैं वो हर जगह पे मुख्तलिफ ऑफर करती हैं, हर चीज़ कुछ ना कुछ स्ट्रगल करते हैं। ऑस्ट्रेलियन टीम के हवाले से भी अगर हम बात करें, हमारा तो बैटिंग लाइनअप एज यू सेट के 7 हमारे पास ऐसे प्लेयर्स हैं, हमारा लाइनअप ऐसा है जो कि प्रॉपर बैटर्स हैं और वो पाकिस्तानी टीम को जहाँ पे हम स्ट्रगल करते हैं उसमें हेल्प करेंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया टीम भी तो जाहिर है पूरी फोर्स के साथ आएगी, वो भी अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं, उनको इस बात का एज भी होता है, जाहिर है आप अपनी कंडीशन से फेमिलियर होते हैं। व्हाट डू यू थिंक कि ये ऑस्ट्रेलिया के लिए पाकिस्तान के लिए ऑस्ट्रेलिया कितना चैलेंजिंग हो सकता है? देखिए, obviously Australia playing at their home ground, they're always very tough. But Australia even playing at anywhere in the world, they are tough. अभी उन्होंने पिछले साल इंडिया में 50 ओवर वर्ल्ड कप जीता, अभी वेस्ट इंडीज में T20 वर्ल्ड कप का उन्होंने सेमीफाइनल खेला। तो ऑस्ट्रेलिया एक हमेशा से बड़ा टफ ओपोनेंट रहा है। और अगर आप ओवरऑल ये सीरीज भी देखें तो साइमल्टेनियसली दे हैव 2 स्क्वाड्स रेडी, जो कि एक स्क्वाड बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में इंडिया के अगेंस्ट खेलेगा, एक स्क्वाड पाकिस्तान के अगेंस्ट खेल रहा है। तो उन्होंने बड़ी जबरदस्त प्लानिंग से अपनी प्लेइंग 11 तरतीब दी है। पैट कमिंस 2 मैच खेलेंगे पाकिस्तान के अगेंस्ट, देन ही विल लीव द स्क्वाड एंड जॉइन द टेस्ट टीम। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया का अगर आप बैलेंस पूछ रही हैं तो उन्होंने 3 फास्ट बॉलर और 2 स्पिनर्स के साथ जा रहे हैं, यानी ओवरऑल वो अपने हर डिपार्टमेंट को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। देयर बैटिंग हैज ऑलवेज बीन स्ट्रांग। 2 उन्होंने टॉप ऑर्डर में तेज खेलने वाले प्लेयर रखे हैं, फिर उसके बाद लवुशन और स्टीव स्मिथ है, वो थोड़ी स्टेबिलिटी देते हैं, मैक्सवेल नीचे से आके तेज खेलते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का ओवरऑल बैलेंस आई बिलीव अपने होम ग्राउंड और होम कंडीशंस के हिसाब से बड़ा जबरदस्त है कि उनके पास हर किस्म का प्लेयर है। बैटिंग को स्टेबल करने वाले प्लेयर भी हैं, लोअर ऑर्डर में आके तेज रन्स करने वाले प्लेयर भी हैं, फिर बॉलिंग में तो आपने देख लिया कि किस तरह पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क डोमिनेट करते हैं। सो ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया, देयर इज द रीजन व्हाई दे आर द ओडीआई वर्ल्ड कप चैंपियन टीम, और इस वक्त जो है वो प्रॉब्ली दुनिया की सबसे बड़ी ब्रूट फोर्स है वाइट बॉल क्रिकेट में। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अच्छा नुमान, अब ये जो हम जिस टीम की बात कर रहे हैं, चले ठीक है, उनका एक मॉडल हमारे सामने मौजूद है। उन्होंने जैसे एज यू सेट कि उन्होंने एक इतना स्ट्रॉन्ग टीम लाइनअप और बैकअप भी अपने पास रखा हुआ है कि दे हैव नो वरीज कि उन्होंने किस तरह से परफॉर्म करना है। अनफॉर्चुनेटली हमें जब अपना प्लेइंग 11 सिलेक्ट करना होता है या हमने उसको चूज़ करना होता है किसी भी सीरीज़ के लिए, चाहे वो इंग्लैंड के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज़ हो या अब ये जो ओडीआई सीरीज़ हम ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेल रहे हैं, हम बहुत स्ट्रगल करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट। हमारे जो इश्यूज़ हैं, हमारे जो दीगर मामलात हैं, बड़े चैलेंजेस अपनी जगह मौजूद हैं और उससे ज़ाहिर है प्लेयर की परफॉर्मेंस हो, सिलेक्शन हो, एवरीथिंग सफ़र्स और वो एक ओवरऑल टीम का इमेज भी सही नहीं जाता। व्हाट डू यू थिंक कि जो आप नई खबरें हम सुन रहे हैं पीसीबी के अंदर, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके ओहदे मिलने के हवाले से या दीगर जो चैलेंजेस मौजूद हैं, ये क्रिकेट के मेयार को मुतासर कर सकते हैं? देखिए, यू आर एब्सोल्युटली राइट। आपने बात की है पाकिस्तान के प्लेइंग 11 सेलेक्ट करने में चैलेंजेस होते हैं, स्क्वाड सेलेक्ट करने में चैलेंजेस होते हैं। अगर आप ऑन पेपर चेक करें तो फॉर द लास्ट 3 इयर्स पाकिस्तान हैज चेंज अराउंड 22 डिफरेंट सेलेक्टर्स, यानी 20-22 लोग हमारी सिलेक्शन कमेटी में आए। कभी कामरान अकमल, यासिर हमीद आ जाते हैं, कभी पाकिस्तान मोहम्मद यूसुफ और कभी कोच और उनको रख देता है। तो ये बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट है विद पाकिस्तान क्रिकेट कि हम एक कंसिस्टेंट सिस्टम और एक कंसिस्टेंट पाथवे फॉलो नहीं कर रहे। और ये यही वजह है कि आप एवरी नाउ एंड देन यू गोइंग टू चेंज योर डोमेस्टिक क्रिकेट और उसका अल्टीमेटली रिजल्ट ये निकलता है कि पाकिस्तान की टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती। अब आपने जहां ब्यूरोक्रेसी की बात की है, आप देखें दुनिया भर का सिस्टम फॉलो करें, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट में कितने ब्यूरोक्रेट हैं, इंडिया के क्रिकेट में कितने ब्यूरोक्रेट हैं, एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू आते हैं ना। अब हमारे यहाँ लोगों को प्रॉब्ली इस चीज का आइडिया नहीं है कि दुनिया भर में स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की प्रॉपर डिग्रीज हैं। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में आप मास्टर्स कर सकते हैं, आप पीएचडी कर सकते हैं। यानी पाकिस्तान क्रिकेट से ही एफिलिएटेड एक साहब है, उनका नाम शोएब नवीद है, वो आजकल एक प्रोडक्शन कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, बट ही हैज डन हिज पीएचडी और प्रॉब्ली मास्टर्स इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, और उनका जो मास्टर्स का थीसिस प्रोजेक्ट था दैट वाज पीएसएल। यानी आप देखें कि दुनिया किस नेक्स्ट लेवल पर एलिवेट कर गई और हम वापस उसी आप कह सकते हैं कि पुराने और फरसूदा निजाम पे जा रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी सब कुछ ठीक कर सकती है, जबकि ऐसा नहीं है। यानी आपकी क्रिकेटिंग सिस्टम में भी इतने टैलेंटेड इंडिविजुअल्स हैं जो आपकी क्रिकेट को बेहतर कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि मैं इस चीज में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ऐड करना चाहूंगा, जो आपने ब्यूरोक्रेसी का रोल पूछा। देखें, मैं पर्सनली ये समझता हूं कि एक अच्छी मैन मैनेजमेंट स्किल्स
आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव साइड चला सकती हैं, पर एक अच्छा एक्स क्रिकेटर आपकी क्रिकेटिंग साइड चला सकता है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में आजकल कायद-ए-आज़म ट्रॉफी चल रही है, 18 टीम्स का टूर्नामेंट है, लेकिन अगर आप उस कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में ओवरऑल अरेंजमेंट्स देखें तो कल मैं सोशल मीडिया पे पिक्चर्स देख रहा था कि चारसद्दा के एक बहुत दूर अफ्तादा ग्राउंड में मैचेस हो रहे हैं, ना वहां प्लेयर्स के लिए पिचेस ठीक है, ना उनके लिए होटल्स ठीक है, ना अब ऑब्वियसली आउटफील्ड ठीक नहीं है। कोई पाकिस्तान के बड़े प्लेयर फॉर एग्जांपल इफ्तिखार अहमद जैसे प्लेयर हैं या साहिबजादा फरहान जो पाकिस्तान की नेशनल टीम में खेलते रहते हैं ऑन एंड ऑफ, वो जब उस ग्राउंड में खेलेंगे आउटफील्ड में वो फील्डिंग करते हुए उन्हें चोट लग जाएगी, कोई मसला हो जाएगा, तो कौन इस चीज का जिम्मेदार होगा? ये तमाम तर चीजें एक क्रिकेटर बेहतर अंदाज से समझ सकता है कि क्रिकेट के मामलात को कैसे चलाना है, डोमेस्टिक क्रिकेट को कैसे चलाना है। तो आई डोंट थिंक सो कि ब्यूरोक्रेट्स आके इस किस्म की चीज सॉल्व करेंगे। हम हमेशा कहते हैं कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब, यानी जो ब्यूरोक्रेट्स का काम है वो ऑब्वियसली डिफरेंट है, उनको उनकी एजुकेशन डिफरेंट है, उनका बैकग्राउंड डिफरेंट है। क्रिकेट के मामलात चलाने के लिए आप एक अच्छा मैन मैनेजर लाएं, एक अच्छा जो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट पढ़ा हुआ कोई बंदा है जिसकी स्पोर्ट्स में कोई बैकग्राउंड है, एक क्रिकेटर लेकर आए, एक एक्स क्रिकेटर, बड़ा रिप्यूटेड एक्स क्रिकेटर्स हैं पाकिस्तान में जिन्होंने डोमेस्टिक में बड़ा काम किया। तो आई गेस ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है विद पाकिस्तान क्रिकेट के हमारे यहाँ ना सिस्टम में कंसिस्टेंसी है। जो बंदा भी पावर में आता है उसकी कोशिश होती है कि वो अपनी मर्जी से तमाम तर चीजों को चेंज करे। यू आर सो राइट, आपने बड़ा अच्छा एनालिसिस दिया नुमान के राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। जो काम जिसको समझ में आता है और जिसकी जो एक्सपर्टीज़ है उसको वहाँ पे यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो मामलात हम देख रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, हमने पिछले कुछ सालों में देखा है जिस एक स्पोर्ट को लेके पूरी कौम समझें कि इकट्ठी होती है या जिसको सेलिब्रेट करती है, हम उसके बारे में जब क्रिटिसाइज़ करते हैं एज अ होस्ट भी, और आई थिंक एंड आई एम श्योर कि एज अ एनालिस्ट भी आपको अच्छा नहीं लगता कि हम बैठ के किसी एक प्लेयर या मैनेजमेंट को क्रिटिसाइज़ करें, बट एट द एंड ऑफ द डे ये जो सारा क्रिटिसिज्म है ये प्लेयर की जो परफॉर्मेंस है उस पर असरअंदाज होता है। चाहे वो एक्स प्लेयर्स मौजूदा प्लेयर्स के ऊपर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं या सिलेक्शन कमेटी किसी पर क्रिटिसाइज़ कर रही है, तो ये जो टीम के इंटरनल मैटर्स है नुमान, ये भी हमने देखा है कि सारी पॉलिटिक्स या सारी कॉन्ट्रोवर्सीज़ में हमारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस हो, उनकी मेंटल या साइकोलॉजिकल एक चीज़ हो, वो अफेक्ट होती है, चाहे वो बाबर है या कोई और प्लेयर है। हमने ये देखा है कि बाबर ने कैप्टनसी इसलिए छोड़ी कि जी मेरे पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है, दो कि वी नो कि क्या कंडीशंस उनके लिए भी रही होंगी। ज़ाहिर एक प्लेयर परफॉर्म करना चाहता है बट उसको सर्कमस्टांसेस उस तरह के नहीं मिल रहे, तो हाउ कैन ही परफॉर्म? देखिए आपने बड़ी जबरदस्त बात की है। मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि दिस इज द साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। फॉर एग्जांपल प्लेयर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फिगर जो होती है वो उसका कोच होता है। फॉर एग्जांपल आप अभी T20 वर्ल्ड कप से बाहर हुए, क्या कम्युनिकेशन हुई होगी बिटवीन बाबर आजम एंड गैरी कर्स्टन, यानी गैरी ने किस तरह टीम को एतमाद में लिया होगा, टीम ने उनसे क्या प्रोमिस किए होंगे कि हम ये चीजें अगली सीरीज में बेहतर करने की कोशिश करेंगे। देन व्हाट हैपेंस कि गैरी कर्स्टन पाकिस्तान के लिए अगली सीरीज में है ही नहीं। यानी ये कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। प्लेयर्स को भी दे आर एक्चुअली ह्यूमंस एज वेल, दे नीड अ शोल्डर टू क्राई ऑन। उनको भी कोई एग्जैक्टली चाहिए होता है जिससे वो बात कर सके, अपने कंसर्न रेज कर सके। ऑब्वियसली प्लेयर कैन नॉट गो अप टू द क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन एंड वो उनको कहने जाके कि जनाब मेरा ये मसला है, मुझे सॉर्ट आउट करें। तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ सिस्टम के अंदर जो इनकंसिस्टेंसी है, इट इज रिजल्टिंग इन द डाउनफॉल ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट एंड पाकिस्तानी प्लेयर्स परफॉर्मेंसेस। जिस तरह फखर जमान वाला इंसिडेंट देख लें, उसको कितने बुरे तरीके से हैंडल किया गया। उन्हें ठीक है फर्स्ट हाफ उन्हें ट्वीट ही नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन अगर उन्होंने ट्वीट कर दी तो उस मामले को बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था। लेकिन फिर वही इशू है कि जब तक क्रिकेटर्स नहीं होंगे मामला चलाने के लिए, जब तक सिस्टम में कंसिस्टेंसी नहीं होगी, अगर एक प्लेयर को इशू है, उसको नहीं पता कि उसने किसके पास जाना है, वो कभी सिलेक्शन कमेटी मेंबर के पास जाएगा क्योंकि उनका इख्तियार है टीम सिलेक्ट करने में, कभी वो कोच के पास जाएगा। जब वो कोच के पास जाएगा उसे श्योरिटी नहीं है ये कोच अगली सीरीज में है या नहीं। तो ये एक प्रॉपर आप कह लें कि कॉमेडी है। मैं इसमें आखिर में कहूंगा कि आप इसमें सिर्फ इंडिया से बेसिक एग्जांपल लें कि वो किस तरह अपने कोचेस को फॉलो करते हैं। पिछले 4 साल में सिर्फ 1 या प्रॉब्ली 2 कोच उनके चेंज हुए, वो भी तब जब उनके कोचेस का टेन्योर ओवर हो गया था। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है हमारे सिस्टम के साथ। एब्सोल्युटली, सो राइट। थैंक यू वेरी मच नुमान, बहुत शुक्रिया। नुमान चौधरी स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद थे जी। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच इस वक्त जारी है जी। पहला वनडे मैच है, 59 स्कोर है, 2 आउट हैं। ये अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल है, इस पर आप भी फॉलो करें। कुछ अपडेट्स मुझे मिलेंगी तो आपके साथ शेयर करूँगी। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए। वैसे तो जहानत किसी उम्र की मोहताज नहीं होती और इस बात को साबित करने के लिए इस वक्त दुनिया में बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे मौजूद हैं जो अपने अपने तौर पर कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग और इनोवेटिव कर रहे हैं। आज हमारे साथ जी 11 साल के एक ऐसे ही यूट्यूबर मौजूद हैं जो कि पसूड़ी गेमर के नाम से अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं। इनकी यूट्यूब चैनल के हवाले से भी बात करेंगे और इस यूट्यूब चैनल के ऊपर दुनिया भर में जो खेली जाने वाली गेम्स हैं उसमें टिप्स और ट्रिक्स बताते हैं ये, और इनके इस चैनल के हवाले से। और अभी रिसेंटली इन्होंने एक चैलेंज दिया है क्योंकि आपको पता है यूएस इलेक्शंस हो रहे हैं जो कि कल होने वाले हैं आई गेस, और उसमें जो सदारती इंतखाबात में मद्दे मुकाबिल कैंडिडेट्स हैं डोनाल्ड ट्रंप और कैमला हैरिस, उनको इन्होंने एक चैलेंज दिया है। वो चैलेंज क्या है आपको ज़रा दिखाते हैं, उसके बाद इनसे डिस्कशन करते हैं। बहुत सारे लोगों को पता है कि अमेरिका में आजकल इलेक्शंस हो रही हैं और दो लोग ऐसे हैं जो इस पे बहुत ज्यादा लड़ाई कर रहे हैं कि मैं प्रेसिडेंट बनूंगा, मैं प्रेसिडेंट बनूंगी। वो है डोनाल्ड ट्रंप और कामिला हैरिस। भाई प्रेसिडेंट बनने से पहले आप दोनों अंकल आंटी आप दोनों ना पहले मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करें, मेरा क्यूब सॉल्व करने में रिकॉर्ड तोड़ के दिखाए। जो मेरा रिकॉर्ड तोड़ेगा मेरा वही होगा मेरा प्रेसिडेंट और वही प्रेसिडेंट बनने के लायक भी होगा। ये देखो गाइस ये सॉल्व हो चुका है। और गाइस देखो अब मैंने इन दोनों को चैलेंज किया, देखते हैं इन दोनों में से कौन मेरा रिकॉर्ड तोड़ता है। और मैं आपको अपना टाइमर भी दिखा देता हूं ताकि किसी को शक ना हो। ये देखिए मेरा टाइमर है 49.79 सेकेंड्स, ये जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। और गाइस आप में से बहुत सारे लोगों को पता है कि अमेरिका में आजकल इलेक्शंस हो रही हैं और दो लोग ऐसे हैं जो इस पे बहुत ज्यादा लड़ाई कर रहे हैं कि मैं प्रेसिडेंट बनूंगा, इंटरेस्टिंग चैलेंज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जी, इनको हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? अच्छा जी अभी हम इनसे दोबारा रब्ता करने की कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल से कनेक्शन का इशू है, बट दिस इज़ गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग चैलेंज जी। ये जो पसूड़ी गेमर है इनका जो यूट्यूब चैनल है इस पर भी मुझे लगता है बहुत सारे व्यूज़ होते हैं, और चूँकि जो गेम्स के शौकीन बच्चे होते हैं उनको बड़ी आदत होती है कि इस तरह की गेम्स और उस पर जो टिप्स ट्रिक्स आपको पता चलती है। चाहे 11 साल की उम्र में यूट्यूब चैनल चलाना ज़ाहिर है पेरेंट्स की सुपरविजन में तो ये करते हैं, लेकिन हम इनसे बात भी करेंगे और अंदाज़ा भी करने की कोशिश करेंगे कि जो इनको शौक़ है गेम्स खेलने का और उसके बाद YouTube चैनल बनाकर उस पर टिप्स एंड ट्रिक्स बताने का, ये कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है। जी हमारे साथ आए हैं? अभी नहीं आए हैं। अच्छा जी कनेक्शन का थोड़ा इशू है। मीनवाइल जी जितनी देर हमारा इस बच्चे से कनेक्शन होता है बहाल, हम आपको कुछ और ख़बरें दे देते हैं अमरीकी सदारती इंतखाबात के हवाले से। चूँकि इन्होंने चैलेंज तो दिया है लेकिन कुछ अपडेट्स यही है कि अभी जो अमरीकी सदारती इंतखाबात के हवाले से बहुत सारी चीज़ें सामने आ भी रही हैं। फैसला कुन 7 जो स्टेट्स हैं उसके अंदर उल्टी गिनती कह लें शुरू हो चुकी है, तो गलत नहीं होगा, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है और ज़ाहिर है हर कोई अपने तौर पर कैंपेन करने की कोशिश कर रहा है। ये अमेरिकन जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं उसके हवाले से, और उसके साथ साथ आपको पता है पाकिस्तान के अंदर भी ये बड़ी बात हो रही थी यूएस इलेक्शंस को लेकर। यहाँ से बहुत सारे जो जर्नलिस्ट हैं वो कवरेज के लिए गए भी हैं। ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा सदारती इंतखाब है जिसके हवाले से अपडेट्स आ रही हैं, मुख्तलिफ ट्रांसमिशंस भी हो रही हैं और लोग इस हवाले से तज्ज़िया और तबसरे भी दे रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर भी जो डिस्कशन हो रही थी उस हवाले से बात करेंगे। अच्छा जी आगे हमारे साथ। हेलो अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज़ आ रही है? जी कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ज़रा मुझे बताएं अपना जो आपने चैलेंज दिया है यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के दोनों कैंडिडेट्स को, कैसे ख्याल आया कि ये पहले वो क्यूब सॉल्व करेंगे और उसके बाद वो प्रेसिडेंट के लिए प्रॉपर उम्मीदवार होंगे? उनको क्यूब सॉल्व करना आता नहीं था ना और उन दोनों की लड़ाई भी हो रही थी, तो मैंने सोचा इनकी लड़ाई रुकवाते हैं, तो इसीलिए ना मैंने उनको चैलेंज दिया कि बस क्यूब सॉल्व करके दिखा दो, जिसने सॉल्व कर लिया वो बस प्रेसिडेंट बन सकता है, इसीलिए। दैट्स इंटरेस्टिंग। अच्छा मुझे अब थोड़ा सा अपने YouTube चैनल के हवाले से बताएं, कितना टाइम हो गया आपको ये YouTube चैनल चलाते हुए, और ये जो आप मुख्तलिफ गेम्स के हवाले से टिप्स ट्रिक्स बताते हैं ये आपको खुद कैसे पता चलते हैं? मेरे चैनल पे 33 सब्सक्राइबर्स हैं
और मुझे ये सारी ट्रिक्स ना पता चल जाती हैं क्योंकि मैं ना ये गेम्स वैसे भी बहुत खेलता हूँ, वीडियो रिकॉर्ड करते हुए भी खेलता हूँ, वीडियो जब रिकॉर्ड नहीं कर रहा होता तब भी खेलता हूँ। जबरदस्त। तो मुझे बताएं कौन कौन सी गेम्स हैं जिस पे आप लोगों को ट्रिक्स एंड टिप्स बताते हैं? ये ना बहुत सारी अलग अलग टाइप की गेम्स है जिनके ना मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में भी नेम भी लिखे हुए हैं कि मैं ये खेलता हूँ। ठीक है, तो मुझे बताएं कितना टाइम हो गया आपको यूट्यूब चैनल चलाते हुए? मुझे 2 मंथ्स हो गए हैं। 2 मंथ्स हो गए। तो अभी तक कितनी वीडियोस आपने अपलोड कर दी हैं इस चैनल पे? मेरी 15 वीडियोस हो गई हैं। 15 वीडियोस हो गई हैं। तो अच्छा, सबसे अच्छी वीडियो कौन सी है जिस पे रिस्पांस बहुत अच्छा आया? मेरा ना एक प्रिजन एस्केप का पार्ट 1 मैंने बनाया था, उस पे 100 प्लस व्यूज आए थे। अच्छा, प्रिजन एस्केप का पार्ट 1 बनाया था, 100 व्यूज आए थे। अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि आपकी स्कूल में, जाहिर है आप कौन सी क्लास में हैं, स्कूल जाते होंगे, और ये यूट्यूब चैनल चलाने से आपकी पढ़ाई तो नहीं असरअंदाज होती उस पर? मैं 5th क्लास में हूँ और मैं ना अपनी स्टडीज पे पहले फोकस करता हूँ, फिर बाद में गेमिंग करता हूँ। मेरी मदर भी मेरी स्टडीज में बहुत हेल्प करती है, फिर उसके बाद जो मुझे टाइम मिलता है मैं उसमें गेमिंग करता हूँ। कितना टाइम गेमिंग करते हैं आप, जरा ये बताएं मुझे। मुझे 1 घंटे का टाइम मिल जाता है। 1 घंटे में मैं 25 to 30 मिनट्स की वीडियोस बना लेता हूँ, फिर बाकी वीडियो बंद करने के बाद भी मैं अपना खेलता रहता हूँ। अच्छा, तो मुझे ये बताएं, जब आप और पढ़ाई को कितना टाइम देते हैं? मैं ज्यादा टाइम पढ़ाई में लगाता हूँ, 3-4 आवर्स में पढ़ाई करता हूँ। अभी कुछ टाइम पहले मेरा रिजल्ट भी आया था, मुझे 2nd पोजीशन मिली है। 2nd पोजीशन मिली है? अरे वाह, जबरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो मामा पापा डांटते तो नहीं है कि बेटे अब ज़्यादा पढ़ाई करो, यूट्यूब चैनल कम करो, क्योंकि ज़ाहिर है आहिस्ता आहिस्ता शौक हो जाता है, फिर जब व्यूज़ आने लगते हैं लोग अप्रिशिएट करना शुरू करते हैं? नहीं, मुझे सब सपोर्ट करते हैं और मेरा ज्यादा ध्यान पढ़ाई पे ही होता है। तो मुझे ये बताएं कि आपकी जो स्टडीज़ हैं और आपके यूट्यूब चैनल पे जो आपको वीडियोस बनाने में हम देख रहे हैं किसी ने कैमरा भी पकड़ा हुआ है, जो भी चैलेंज वाली वीडियो थी इसमें जो टाइमर था वो भी कोई दिखाया था, कौन हेल्प करता है आपको यूट्यूब चैनल रन करने में? मेरे चाचू मेरी हेल्प करते हैं। उन्होंने ही मुझे आइडिया दिया था कि मैं अपना यूट्यूब पे एक चैनल ओपन करूं। उन्होंने मेरी हेल्प भी की थी इसमें। अच्छा, उन्होंने कैसे हेल्प की थी, ये बताएं, कैसे हेल्प करते हैं? उन्होंने मुझे एक दिन वो घर आया, उन्होंने मुझे बोला कि आप YouTube पे अपना एक चैनल ओपन कर लो। फिर उन्होंने वो ऐप डाउनलोड की जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ, और उन्होंने मेरा लोगो भी बनाया, ये गूगल से जो लोगो बना हुआ होता है मेरा, और मेरी डिस्क्रिप्शन लिखने भी उन्होंने मेरी हेल्प की, और एडिटिंग में भी वो मेरी हेल्प करते हैं बहुत ज्यादा। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। पसूड़ी गेमर के नाम से जी ये यूट्यूब चैनल चलाते हैं, 11 ईयर्स ओल्ड है, और इनका कंटेंट जो है मुख्तलिफ गेम्स के ऊपर ये टिप्स एंड ट्रिक्स बताते हैं। हमारे साथ मौजूद थे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। कराची के हवाले से हम बात करते हैं तो कराची में ख़वातीन पुलिस का जो कोटा है 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। और IG सिंध जो हैं गुलाम नबी, उन्होंने बताया है कि विमेन पुलिस स्टेशंस में ख़वातीन के लिए सहूलियात बढ़ाई जा रही हैं। पब्लिक न्यूज़ के जो कराची के ब्यूरो चीफ हैं समर अब्बास साहब, उन्होंने खुसूसी गुफ्तगू की IG सिंध से, आपको सुनवाते हैं। जी अरमला, बिल्कुल हमारे साथ प्रोग्राम में IG सिंध गुलाम नबी मेमन मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे बिलखुसूस ख़वातीन के हवाले से कि सिंध पुलिस में ख़वातीन की कितनी भर्ती हो चुकी है और जो भर्ती की ख्वाहिशमंद हैं वो किस तरीके से भर्ती हो सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपका मॉर्निंग शो में। सर ये बताइएगा कि ख़वातीन जो हैं वो पुलिस में भर्ती होना चाहती हैं, तो उनके भर्ती का क्या तरीक़ाकार है, और इस वक्त सिंध पुलिस में कितनी अफसरान और दीगर जो एहलकार है ख़वातीन की वो कितनी तादाद है? सिंध गवर्नमेंट ने एक तो ये अच्छा इक़दाम किया कि जो 10% कोटा था वुमेन पुलिस का, वो उन्होंने बढ़ा के उसको 15% कर दिया। तो अभी जितनी भी हमारी रिक्रूटमेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट वाइज या किसी और ब्रांच के लिए हो रही है, तो उसमें 15% कोटा जो है वो हम लेडीज़ पुलिस को दे रहे हैं। तो आई थिंक कि ये एक बड़ा अच्छा कदम है, और आगे जाके जब
ये फीमेल पुलिस वहाँ पे जाएगी, थानों पे पोस्ट होगी और वहाँ पे जो हमारा हम चाहते हैं कि वहाँ पे इमेज, सॉफ्ट इमेज हो पुलिस स्टेशन पे, क्योंकि हमारा पुलिस स्टेशन अभी भी इस प्रॉब्लम में है कि लोग वहाँ पे जाने से घबराते हैं। लेकिन जब ये लेडीज़ की तादाद वहाँ पे ज़्यादा होगी तो मैं समझता हूँ कि ये सॉफ्ट इमेज जो है ना वो जाएगा और इस पे हमारा कल्चर जो थाने का है वो बेहतर होगा। जहाँ कराची का ताल्लुक़ है तो यहाँ पे जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो कैमरास लग रहे हैं और ये दुनिया ने भी टेक्नोलॉजी के ज़रिए से क्राइम को कंट्रोल किया है। मुझे यकीन है कि जब ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट पूरा इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो उससे हमें पुलिस डिपार्टमेंट को बहुत ज़्यादा सहूलत होगी, ख़ास तौर पे प्रिवेंशन ऑफ क्राइम और फिर सब्सिक्वेंटली डिटेक्शन में। बहुत शुक्रिया। आखिरी सवाल करूँगा क्योंकि मॉर्निंग शो है हमारा पब्लिक न्यूज़ का, ज़्यादातर ख़वातीन ही शौक़ से देख रही होती हैं। ख़वातीन जो घरेलू तशद्दुद का शिकार होती हैं वो किस तरीके से पुलिस से मदद ले सकती हैं, क्या तरीक़ाकार है जिस तरीके से वो आसानी से जो है वो मदद ले सकें? देखिए, हमारा जो सबसे बड़ी जो फैसिलिटी है वो एक तो ये कि अगर कोई क्राइम है तो 15 की फैसिलिटी है जिसमें 15 को कॉल करेंगे तो रिस्पांस मिलेगा। अगर उसके अलावा कोई इमरजेंसी नहीं है, कोई और पुलिस की सपोर्ट की ज़रूरत है, कोई कंप्लेंट है तो वो हमारा 1715 है, उससे मतलब सपोर्ट ले सकते हैं। और इसी तरह से ट्रैफिक के रेफरेंस से अगर कोई सपोर्ट चाहिए तो 1915 है, वो ट्रैफिक का हमारा शॉर्ट कोड है और उसमें अगर कोई भी ट्रैफिक रिलेटेड इशू है तो वो वहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी अरमला, आपने आईजी सिंध ग़ुलाम नबी मेमन की बात सुनी। इसमें ख़वातीन के लिए जो अच्छी खबर है कि कोटा जो है 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। जो ख़वातीन भर्ती होना चाहती हैं सिंध पुलिस में वो एक तरीक़ाकार है, उसको अपनाएं और वो भर्ती हो सकती हैं। इसके साथ साथ सिंध पुलिस के सरबराह का ये भी कहना था कि जो ख़वातीन तशद्दुद का शिकार होती हैं वो पुलिस की एमरजेंसी जो हेल्पलाइन है 15 पे भी रुजू कर सकती हैं। इसके साथ साथ ख़वातीन जो SHOs तैनात की गई हैं मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट में जो कि ख़वातीन के ही इश्यूज़ को देख रही होती हैं। और एक और बात भी अहम की है सिंध पुलिस के सरबराह ने कि सिंध पुलिस को जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता कर रहे हैं। इसके साथ साथ कराची के शहरियों के लिए अच्छी खुशखबरी ये है कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है वो आखिरी मराइल में और जिसके फ़ाल होने से कराची में क्राइम जो है वो कम हो जाएंगे। जी अल्लाह करे कि कराची में क्राइम कम हो, ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट जब कंप्लीट हो। अच्छा जी, रोशनी और रंगों के शहर कराची की हम बात कर रहे हैं। अपनी कदीम और तारीख़ी इमारत के हवाले से भी बात की जाए तो बहुत जाना जाता है कराची। आज हम एक ऐसी कदीम इमारत के हवाले से आपको बता रहे हैं। हमारी नुमाइंदा जो इकरा अवान है वो फेयर हॉल की हमें सैर करा रही हैं। देखते हैं इस रिपोर्ट। गुड मॉर्निंग पब्लिक के साथ मैं हूँ इकरा अवान। कराची रोशनियों और रंगों का शहर है, वहीं अपनी कदीमी सकाफ़त और कदीमी तारीख़ी इमारत के हवाले से भी जाना जाता है। कराची में 200 से ज़ायद ऐसी इमारत और मकामात मौजूद हैं जिन्हें तामीर हुए 100 साल से ज़ायद का अरसा बीत चुका है और उन्हीं तारीख़ी इमारत में फेयर हॉल काबिल ज़िक्र है। आइए फेयर हॉल की तारीख़ के हवाले से आपको बताते हैं। आइए। मेरे कब में आपको इस वक्त फेयर हॉल नज़र आ रहा होगा। ये फेयर हॉल सिंध के चीफ़ कमिश्नर और बाद में बम्बई के मुंतखब होने वाले गवर्नर सर हेनरी बॉटल की याद और उनके खिदमात के एतराफ़ में 1865 में बनाई गई थी। इस बिल्डिंग का इफ्तिताह 1863 में किया गया था, जबकि ये बिल्डिंग मुकम्मल तौर पर 1865 में तैयार होकर कराची की आवाम के लिए खोल दी गई थी। इस इमारत को बनाने का मकसद कराची के लोगों के लिए एक तफरी का मकाम बनाना था और यहाँ पर सकाफ़ती एतबार से सरगर्मियों का इनेकाद करना था। उस वक्त इस इमारत को टाउन हॉल के नाम से जाना जाता था, मगर वक्त गुजरने के साथ अब इस इमारत को फेयर हॉल के नाम से पहचाना जाता है और आज इस इमारत को बने 159 साल मुकम्मल हो चुके हैं और आज भी इस इमारत में सकाफ़ती और दीगर सरगर्मियों का इनेकाद किया जाता है। आइए इसकी लाइब्रेरी के हवाले से भी जानते हैं।
मैं इस वक्त 1965 में बनने वाली इस तारीख़ी लाइब्रेरी में मौजूद हूँ, जो 1965 में कराची के लोगों के लिए बनाई गई थी ताकि वो यहाँ पर आकर तारीख़ को जान सकें और सकाफ़त को पहचान सकें। ये तारीख़ी लाइब्रेरी आज भी कराची के शहरियों के लिए आबाद है। यहाँ पर हज़ारों की तादाद में तारीख़ी, सकाफ़ती और दीगर मौज़ूआत की किताबें आज भी यहाँ पर मौजूद हैं और आज भी यहाँ पर वो नायाब किताबें मौजूद हैं जो कहीं पर भी किसी लाइब्रेरी में मौजूद नहीं हैं, किसी बाज़ार में नहीं मिलती या कहीं पर नहीं मिलती। अदब से ताल्लुक़ रखने वाले, सकाफ़त को जानने वाले, पहचानने वाले लोगों का सिलसिला आज भी इस लाइब्रेरी में जारी है। इस लाइब्रेरी की तारीख पर, स्ट्रक्चर पर और इसकी तर्ज तामीर के हवाले से जानते हैं। 1863 में सर बॉटल फ्रेयर जो कराची के पहले गवर्नर जनरल थे, उन्होंने इसका इफ्तिताह किया। 3 साल के अरसे में जो है ये पूरी बिल्डिंग कंप्लीट हुई। टोटल जो कॉस्ट आई इस बिल्डिंग पे 1,80,000 रुपये में जो है ये पूरी बिल्डिंग तैयार हुई। इसके सिलसिले में जो फंड्स था वो लोकल लोगों ने भी इसमें हिस्सा डाला और कुछ कराची म्यूनसिपलिटी ने इसमें हिस्सा डाला। 1952 में जो है इस लाइब्रेरी का नाम जो है लियाकत हॉल लाइब्रेरी जो पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म ने उनके नाम से रखा गया, लेकिन एज अ नॉन ये है फ्रेयर हॉल लाइब्रेरी के नाम से जानी जाती है। तो उसके बाद फिर जो है यहाँ पर हमारे पास जो किताबें बुक्स थी वो आती गईं, पुरानी दौर की बुक्स थी। इस वक्त हमारे पास ऐसा है कि हमारे पास जो है 70,000 के करीब बुक्स हैं। इसमें 15,000 बुक्स हमारे पास ऐसी हैं जो इस वक्त इम्प्रिंट हैं, जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, जो अब प्रिंट नहीं हो रही। वो 15,000 के करीब हमारे पास बुक्स हैं। गालिब के दौर के नकूश रिसाले हैं, ये उस वक्त के रिसाइल हैं जब उर्दू अपनी इर्तकाई दौर से गुज़र रही थी। हमारे पास ज़्यादातर जो बुक्स हैं वो उर्दू लिटरेचर पे बहुत अच्छी हैं, इंग्लिश लिटरेचर पे बहुत अच्छी हैं। कराची की ये तारीख़ी इमारत आज भी अपने मुनफरिद और दिलकश तर्ज तामीर की वजह से जानी जाती है। ये कराची की पहली इमारत है जो गूथक तर्ज तामीर पर बनाई गई है और ये तारीख़ी इमारत वक्त गुज़रने के साथ साथ अपनी असल पहचान खोती जा रही है, क्योंकि ये तारीख़ी और सकाफ़ती विरसा अब अपने तारीख़ी एतबार से नहीं बल्कि टिकटॉकर्स की पुरकशिश वीडियोज़ के मुकाम से जाना जाता है। कैमरामैन जैनुल हसन के साथ इकरा अवान, पब्लिक न्यूज़, कराची। इकरा अवान की आपने रिपोर्ट देखी। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। वैसे तो इतनी दुनिया के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो मुख्तलिफ़ फील्ड्स के अंदर, चाहे वो आर्ट है, कोई भी चीज़ है, उसमें अपनी सलाहियतें, अपनी ज़िंदगियां वक्फ कर देते हैं, लेकिन उसके बाद जब उनका जो कह लें टाइम जब उन पे बुरा आता है तो वो फिर उस मुसव्वरी, उस आर्ट को हम बिल्कुल साइड पे रख देते हैं और फिर वो कहीं ना कहीं बेचारे कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हो जाते हैं। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे ही शख्सियत से करवा रहे हैं जिन्होंने मुसव्वरी को 45 साल दिए हैं अपनी ज़िंदगी के, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब उनके हालात और वाक़यात इतने अच्छे नहीं हैं। सादिकाबाद से इनका ताल्लुक़ है जी, और हमारे जो पब्लिक न्यूज़ के नुमाइंदे हैं फरहान खान, उनकी रिपोर्ट है, आपको दिखाते हैं। लफ्ज़ों की तरह रंगों की भी अपनी दुनिया होती है। तारीख के एतबार से मुसव्वरी एक कदीम फ़न है। सादिकाबाद का मुसव्वर अब्दुल जब्बार सागर 45 साल से इस फन से वाबस्ता है, जिसके हाथों से बने शाहकार देखने वालों को हैरत में डाल देते हैं। अब्दुल जब्बार ऑयल पेंटिंग और ब्लैक एंड वाइट काम करता है, जिसके हाथों से कैनवस पर बोलती तस्वीरें, मछेरे का बेटा, मजबूर तवाइफ देखकर हकीकत का गुमान होता है, मगर जदीद दौर ने इसके फन को शदीद मुतासिर किया है। मैंने अपनी पूरी लाइफ इसी में गुजार दी। ये काम जितना मुश्किल है उसका मुआवजा उतना ही कम मिलता है। अब इसको वैसे अब तो इसको काम करवाने वाले लोग भी कम हो गए। हम खुद तो खुश तो होते हैं कि हम मुसव्वर हैं, आर्टिस्ट हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं हम, मगर जेब खाली रहती है, इसमें आमदनी कुछ नहीं है, पर शौक ही शौक है। तहजीब व तमद्दन परखने में भी मुसव्वरी एक अहम किरदार अदा करती है। मुसव्वरी एक तस्वीरी ज़बान भी है जो हर दौर में बोली जाती है। मुसव्वरी से दिलचस्पी रखने वाले अब्दुल जब्बार के इस फन को कदर की निगाह से देखते हैं और हुकूमती अदम तवज्जी पर नाला दिखाई देते हैं। आर्ट की मैं बहुत कदर करता हूँ।
मैंने आर्ट जब भी इनसे बनवाया है काम मुझे बहुत पसंद आया है। जब भी इन चीज़ों को देखते हैं, जब भी इन चीज़ों में दोबारा मतलब कि इन पेंटिंग्स को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे अभी ये फ्रेशनेस है, बिल्कुल ताजगी है, बिल्कुल हमारे सामने है। हुकूमत को चाहिए कि इनके ऊपर इक़दाम उठाएं और इनको फैसिलिटीज़ दें। पहले अब्दुल जब्बार के फन पारे मुल्क के दीगर शहरों में भी फरोख्त होते थे, मगर अब पैनाफ्लेक्स मशीनों ने इसके फन को शदीद नुकसान पहुंचाया है। फन मुसव्वरी की बका के लिए इक़दामात बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि एक मुसव्विर का माशी तौर पर मुस्तहकम होना इसलिए भी ज़रूरी है कि वो अपना तख्लीकी जहन और मुस्बत अंदाज इस्तेमाल कर सके। कैमरा टीम के साथ फरहान खान, पब्लिक न्यूज़, सादिकाबाद। डेफिनेटली एक आर्टिस्ट के लिए सर्कमस्टांसेस का सूटेबल होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो अपनी क्रिएटिविटी को बेहतर तौर पे एक्सप्लोर कर सकता है। जनाब, प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है, लेकिन जाते जाते चूँकि हम स्कूल्स के हवाले से बात कर रहे हैं, आपको पता है कि लॉकडाउन लगाया गया है, ग्रीन लॉकडाउन है, स्मॉग के पेश नज़र प्राइमरी तक जो स्कूल्स हैं वो हफ्ते के लिए बंद कर दिए गए हैं। इस हवाले से हमारे जो नुमाइंदे हैं सलमान चौधरी वो बता रहे हैं। जी सलमान। बिल्कुल जी, लाहौर में स्मोक की बात की जाए तो पंजाब हुकूमत ने जो ऐसे इलाके थे लाहौर के जहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स इंतहाई मुज़र सेहत लेवल तक पहुँच चुका था, वहाँ पर पहले ग्रीन लॉकडाउन जो है वो लगाया था। लेकिन इसके साथ साथ देखा गया है कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो लाहौर का मुसलसल बढ़ रहा है। 1000 से ज़ायद जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। हुकूमत ने जो तालीमी इदारे थे पहले उनकी जो औकात-ए-कार थे उनको सुबह जो स्कूल खुलने का टाइम था वो 8:45 लगाया था, लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स ज़्यादा होने की वजह से ये फ़ैसला किया गया है कि स्कूलों को 1 हफ़्ते के लिए बंद किया जाएगा। उसमें इब्तदाई तौर पर जो प्राइमरी स्कूल हैं उनको 1 हफ़्ते के लिए बंद किया है। आज से ये 9 नवंबर के लिए लाहौर के जो तमाम सरकारी और प्राइवेट प्राइमरी स्कूल हैं जिनमें पहली से 5वीं क्लासेस होती हैं उनके जो स्कूल हैं उनको बंद कर दिया गया है। जो महकमा माहौलियात है उसके साथ साथ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है उन्होंने इस हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। यहाँ पर जो हायर सेकेंडरी और सेकेंडरी स्कूल हैं वो मामूल के मुताबिक खुले हुए हैं। हुकूमत ने कहा है कि जो भी बच्चे स्कूल में आएंगे वो मास्क का इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ साथ जो पाबंदी लगाई गई है इसकी मॉनिटरिंग के लिए जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं लाहौर के उनकी सरबराही में, इसके साथ साथ जो डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर हैं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ के और उनकी सरबराही में टीमें तश्कील दी गई हैं जो कि अपने इलाकों में प्राइमरी स्कूल की मॉनिटरिंग करेंगी। अगर कोई स्कूल इन अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए पाया गया और वो क्लासेस ले रहा होगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पंजाब हुकूमत 9 नवंबर को दोबारा स्मोक की लाहौर में सूरत हाल जो है चल रही है उसका जायज़ा लेगी। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स नीचे आता है तो स्कूल खुल जाएंगे, अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है उसमें बेहतरी नहीं आती तो हुकूमत स्कूल को जो बंद रखने का फैसला करेगी। ताहम 9 नवंबर को इस हवाले से फैसला होगा। ठीक है, 9 नवंबर को इस हवाले से फैसला होगा। थैंक यू वेरी मच सलमान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जी, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। मेरी इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अब कल। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।